जी आप लोगों के सवालात करते हैं तज्जियाकारों से। भट्टी साहब, आपसे पहला सवाल आपकी यूएसपी करप्शन के बारे में हो रहा है। फैसल वाडा साहब ने इल्ज़ाम लगाया है कि हुकूमत ने 80 अरब रुपए की करप्शन की। अता तारर कहते हैं करप्शन नहीं हुई। वाडा सनसनी फैला रहे हैं। दोनों में से किस पर पैका कानून के तहत कार्रवाई होगी? फातिमा फैज़ आपसे पूछ रही हैं। फातिमा फैज़, आप समझती नहीं है, दोनों तर्जमान हैं, दोनों बड़े ताकतवर हैं। और पीका की या पैका की, अगर पंजाबी में कहूँ तो पीका, और अगर मैडम शेख के लहजे में कहूँ तो पैका। इसकी इतनी जुर्रत कहाँ कि वो अता तारर साहब और फैसल वाडा साहब के करीब पहुँच सके, लेकिन लगना तो चाहिए। ये तो मेरी भी ख्वाहिश है आपकी तरह। फैसल वाडा कह रहे हैं मुख्तसर लफ्ज़ों में, आसान लफ्ज़ों में, कि 500 एकड़ ज़मीन का एक झगड़ा मुआहदा हुआ है 9 जुलाई 2024 को। वो 365 एकड़ ज़मीन की कीमत वसूल करके 500 एकड़ ज़मीन दी जा रही थी, और इसमें बहुत सारे लोग शामिल थे, तो उन्होंने ये करप्शन रोकी। वो कह रहे हैं सनसनीखेज़ी फैलाई। मैं फैसल वाडा के साथ हूँ, क्योंकि उन्होंने जो सबूत सामने रखे हैं, जैसे 728 सफ़ात जो वो कह रहे हैं मैरी टाइम के पढ़े, और फिर उसके सेक्रेटरी मैरी टाइम के साथ मिलकर उन्होंने जो सारा प्रोसेस किया। तो लेकिन बहरहाल मेरी भी ख्वाहिश है कि किसी एक पे तो मेरा पीका और मैडम शेख का पैका लगे। सर लेकिन एक चीज़, पैका टैक्का ये फैसल वाडा की बात में ज़रूर है, लेकिन फैसल वाडा साहब भी अपनी बात में यही कहते हैं कि करप्शन होने से बच गई, हुई नहीं। तो फिर तो अता तारर साहब सही कह रहे हैं ना, फैसल वाडा साहब भी सही कह रहे हैं। नहीं, ये ज़रा कन्फ्यूजन है शायद देखने वालों को भी। नहीं, अता तारर साहब कह रहे हैं कि सनसनीखेज़ी फैला रहे हैं। मामला कोई ऐसा नहीं, यानी वो कह रहे हैं कि करप्शन, उन्होंने करप्शन हुई नहीं, ये तो वाडा साहब भी कह रहे हैं करप्शन हुई नहीं, बच गई। नहीं होने वाली थी, पकड़ ली। अगर वो कह रहे हैं कि फैसल वाडा का ये अभी मेरे सामने है, वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं था तो इतवार वाले दिन दफ्तर खुलवा कर मुआहदा क्यों खत्म किया गया, ये फैसल वाडा कह रहे हैं। और ऐसे सबूत दूंगा कि सब हैरान रह जाएंगे। वो सबूत दूंगा जो FIA को भी नहीं मिलते, तो सबूत उनके पास हैं। इतवार वाले दिन वो जो करप्शन होनी थी, वो इनकी आवाज़ उठाने पर मुआहदा कैंसिल हुआ। तो अगर फैसल वाडा की बात देखी जाए तो उन्होंने फैसल साहब ने करप्शन रोकी, और अता तारर साहब तो कह रहे हैं कि कोई मामला ही नहीं हुआ। ठीक है सर, थैंक यू सो मच भट्टी साहब। अगला सवाल शहजाद इकबाल साहब आपसे। अमेरिका आइंदा हफ्ते से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के शहरियों पर मुकम्मल सफरी पाबंदी आयद कर सकता है, ऐसी खबरें गर्दिश कर रही हैं। क्या वाकई ऐसी कोई पाबंदी आयद हो सकती है? हमजा रजा आपसे पूछ रहे हैं। बहुत शुक्रिया अलीना। कंसर्न तो हमें बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि अब तक ये खबर तो नहीं आई, लेकिन रॉयटर्स में ये खबर थी कि ज़राए कंफर्म कर रहे हैं, और अगले हफ्ते तक इस तरह की तात हो सकती हैं। 2 ममालिक के नाम खबर में लीक किए गए, एक अफगानिस्तान और पाकिस्तान, लेकिन कहा जा रहा है कि दीगर कंट्रीज भी इसमें होंगी। अब कंसर्न ये है कि जब ट्रंप का पहला टर्म था 2016 में, तो उस वक्त उन्होंने 7 ऐसे ममालिक पर पाबंदी लगाई थी जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज थी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको अपहेल्ड किया था। और इसके बाद जो है 2021 में जब जो बाइडेन आए, तो पहले दिन आते साथ उन्होंने इन 7 ममालिक पर से सफरी पाबंदी खत्म की थी। तो यानी कि वो पाबंदी 3 से 4 साल तक जारी रही थी। और इस टर्म में हमें नजर आ रहा है कि ट्रंप जो है, जो भी उन्होंने अपनी बातें की थी कैंपेन में, वो उस पर आके फौरी तौर पर इंप्लीमेंटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद यूक्रेन जंग के हवाले से जो इतनी बात हुई थी, लोग नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यूरोपियन यूनियन या नेटो, जो कि अलाय है यूएस का, उसमें भारी फंडिंग है, इतनी आते साथ वो स्पीडी फैसले करेंगे और यूक्रेन की जो फंडिंग है वो रोक देंगे, या ये धमकी भी दे देंगे कि अगर ये जंग जारी रही और हमारी जो डील है वो नहीं एक्सेप्ट की गई, तो हम फिर बाहर आ जाएंगे इस ख्याल से। लेकिन वो ये कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कई ऐसे इकदाम उठाए हैं। उन्होंने टैक्सेस के हवाले से बात की, चाइना, कनाडा, मैक्सिको, वहां पे टैक्सेस भी उन्होंने, टैरिफ के हवाले से जो कहा था वो करके दिखा रहे हैं। इसलिए अगर अब जो टाइम दिया था उन्होंने कि सिक्योरिटी आप रिव्यू करें उन ममालिक का जहां पे खतरात ज्यादा है, और फिर उनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए, चाहे वो मुस्तकिल हो या जुज़वी हो, तो मुझे तो लग रहा है कि कंसर्निंग है जरूर, और जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ये करना चाहे तो कर सकते हैं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया शहजाद। अच्छा जी, अगला सवाल महमल आपके लिए। हरीम अली आपसे बड़ा दिलचस्प सवाल पूछ रही हैं। वो पूछती हैं, पेशावर हाई कोर्ट ने हुकूमत को निकाहनामा अपडेट करने के लिए 2 माह का वक्त दिया है, जिसमें शादी से पहले दुल्हा और दुल्हन के थैलेसीमिया और हेपेटाइटिस C के टेस्ट की शर्त शामिल की जाएगी। क्या हुकूमत इस फैसले पर अमल दरामद करेगी, और
इससे शादी के रुझान पर क्या असर पड़ेगा? अच्छा देखिए रीना, बात ये है कि जब कोई इस तरह की चीज़ें मैंडेटरी हो जाती हैं तो वो एक स्लिपरी स्लोप है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से जब कोई इस तरह की चीज़ें होनी शुरू हो जाए इक़दाम, तो कल को वो कुछ और भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में जो ज़्यादा बेहतर चीज़ है, देखिए ये बात तो दुरुस्त है कि थैलेसीमिया भी एक बहुत सीरियस रियल प्रॉब्लम है, फिर हेपेटाइटिस सी भी, और एक्चुअली जो है एक इशू ये भी है कि बहुत ज़्यादा जब दोनों दुल्हा दुल्हन की ये हों तो फिर आगे जो है बच्चों के अंदर किस किस्म की बीमारियां आ सकती है, उसका एक जो है उसकी वजह से मेरे ख्याल में ये कहा गया है। लेकिन मेरा अपना जी ये ख्याल है कि बेहतर ये है कि पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स पहले शुरू की जाएं, बताया जाए। हमने यहाँ पर देखा है कि कज़न मैरिजेस बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से बीमारियाँ जो हैं वही बीमारियाँ बार बार जो है सबको लगती हैं। कैंसर, ब्लड कैंसर बहुत ज़्यादा फैल रहा है, वो भी एक इशू है। तो ये जो सारा कुछ है, जब तक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन हेल्थ मिनिस्ट्री करे, हुकूमत करे, मीडिया करे, हर जगह पर ये लोगों को बताया जाए कि इनके नुकसान क्या हैं और ये चीज़ें क्यों अहम है। क्योंकि देखिए अगर गवर्नमेंट ये रिक्वायरमेंट कर दी कोई चीज़ मैंडेटरी हो जाएगी, कल को हो सकता है कि लोग जिन्होंने अगर दोनों को होगी तो वो हो सकता है फेक टेस्ट रिजल्ट भी बनवा लें। यहाँ पर आपने देखा इस तरह की भी अनफॉर्चुनेटली चीजें हो जाती है, तो तोहमतें भी लग जाती हैं अगर इसको हम खालिस्तान खवातीन के हुकूक के लेंस से देखें तो। जी जी बिल्कुल, तो इसीलिए बेहतर ये है कि बजाय इसके कि इसको मैंडेटरी किया जाए। अच्छी बात है टू समिट अप, जहाँ एक अच्छी बात है, जरूरी बात है, वहाँ इसका तरीकाकार एग्जीक्यूशन का जरा बेहतर करने की जरूरत है। बिल्कुल पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन हो ताकि लोग अपनी मर्जी से ये चीज। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच महमल। क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं। मजहर अब्बास साहब, जहांगीर गनी आपसे पूछ रहे हैं कि जेसन गिलेस्पी ने इल्ज़ाम लगाया है कि आकिब जावेद ने तमाम फॉर्मेट्स का कोच बनने के लिए उनके और गैरी क्रिश्चियन के खिलाफ पसे पर्दा एक मुहिम चलाई। आप इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, जिस अंदाज में दोनों गए हैं उससे कुछ सवालात तो जन्म लेते हैं। अब उनकी अपॉइंटमेंट कैसे हुई थी, किस तरीके से हुई थी, लेकिन जाहिर है कि जब कोई इल्ज़ाम लगाता है तो उसके पास उस इल्ज़ाम के कुछ सबूत भी होने चाहिए। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये वो सबूत पेश करें, इस तरह की चीज़ें हुई हैं, डेवलपमेंट क्या हुई है। लेकिन उससे हट के अलीना, तो असल चीज़ ये है कि अब आपके पास 2 साल हैं वर्ल्ड कप में, 2027 में 50 ओवर वर्ल्ड कप है। आज उसकी तैयारी करें, तय कर लें कि किसको कोच बनाना है और क्या तय कर लें किसको कप्तान बनाना है वर्ल्ड कप तक के लिए। देखिए, जब हैंसी क्रोनिया साउथ अफ्रीका के कप्तान बने थे तो वो बहुत से सीनियर प्लेयर्स के मुकाबले में बहुत जूनियर थे। वो मैचेस हारे भी, सीरीज़ भी हारे, लेकिन उनको कप्तान बनाया गया और वो फिर बहुत कामयाब कप्तान भी रहे। बाद में एक कंट्रोवर्सी अलग उन्होंने जन्म लिया उसने। तो हमारा मसला ये कि इनकंसिस्टेंट, जब हम एक पीक पर पहुंचते हैं उसके बाद हम एकदम टीम को तितर बितर कर देते हैं। बिल्कुल सही है। तय कर लें कि अब ये जो गैरी क्रिश्चियन बहुत नामवर प्लेयर भी हैं, वो हैं, इन दोनों को लाया कौन था, किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे लाया था। फिर ये दोनों बताएं कि ऐसी क्या बात है कि उन्होंने पर्टिकुलरली आकिब जावेद को क्यों पिक किया, कि आकिब जावेद ने वो किया। कोई ऐसा सबूत, कोई ऐसी इंडिकेशन। तो मेरा ख्याल है एक ज़रूर इंटरनल इंक्वायरी होनी चाहिए, और इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि ज़ाहिर फॉरेन कोचेज़ हैं, और अगर वो इस तरह की चीज़ें करेंगे और जगह पे जाके इस तरह के इल्ज़ाम लगाएंगे तो पाकिस्तान का नाम खराब होगा। बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच मजहर अब्बास साहब।